हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखने में व्यस्त होंगे। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हो? पीजीटी का 2016 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, पीवाईक्यू देख रहे, पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कल बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है जीआईसी। वो तो जब मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जब उसके बाद एडिट कर रहे थे मैंने सुना। हमने कहा बताओ, मैंने पेपर कराया पीजीटी का, बार बार मैं कई बार कल बोली कि जीआईसी का पेपर है, जीआईसी का पेपर है। तो माय मिस्टेक निकलता रहा। ठीक ऐसे दिमाग में बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था कि जीआईसी का क्वेश्चन कराऊंगी। तो दिमाग में चलते चलते बाहर भी निकल गया। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग इतने तो समझदार हो ही कि मैम के मुंह से ऐसे निकल गया होगा। ठीक, फिलहाल आप लोग जान लिया मैं करना क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन से हमें देखना, 57 नंबर तक कल हम लोग देख लिए थे। 125 क्वेश्चन था। अब जितना यहाँ होगा हम लोग सब क्वेश्चन कर लेंगे, 65-70 क्वेश्चन जो भी होगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट नहीं लगाएंगे। आप लोग फटाफट आंसर करना। जहां एक्सप्लेन पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग फोटो खींच लेना। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लो। आज मैं हो सकता है बहुत देर तक वीडियो ना शूट कर पाए, क्योंकि अभी 30 या 32 मिनट का आप लोगों का वीडियो मैंने शूट किया है। क्या 6 PM वाला वीडियो मैंने शूट किया है। जो लोग ना देखे हो जाकर के देख लो, वीडियो कल ही अपलोड हो गया। कल का मतलब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मैं तो कल की तरफ बोलती हूँ कि ताकि ये आपको लगे कि आज वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन मैं तो एक दिन पहले ही आपका क्लास रिकॉर्ड करती हूँ ना, आपको प्रीमियम दिख जाता होगा कि मैम का क्लास रेडी हो चुका है। तो आज आधा घंटा वो और एक सवा एक घंटा ये हो जाएगा, तो 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। आप सोच लो, मैं 5 बजे सो करके उठती हूँ, 5:20 5 बजे। आप लोग देखते हो आजकल आप लोग को कम्युनिटी पे ट्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता होगा। 5 बजे, 5:20 पे, 5:25 पे, 5:30 पे, क्योंकि आजकल मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। और तब से लेकर के लगातार 4:10 पूरा अभी आपकी वीडियो शुरू हो रही है। मैं कब तक शूट करूंगी? आजकल मुझे बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रही है। सच्चाई इस चीज को आप लोग से एक्सेप्ट करो ना करो, खैर कोई बात नहीं है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करें। खैर आप लोग कुछ नहीं करते हो, मैं बेकार में चिल्लाती रहती हूँ। आप आंसर करो, आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आंसर आप करते। डैश 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 एक संयोजन ऊतक है। एक संयोजी ऊतक है, यानी एक कनेक्टिंग टिश्यू है। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। ऑप्शन ए अमाशय यानी स्टमक, ऑप्शन बी कार्डियक ऊतक, ऑप्शन सी रक्त यानी ब्लड, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हम लोग ब्लड की परिभाषा में ही पढ़ते हैं कि ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो क्या भर देंगे आप यहाँ पे? रक्त भर देंगे, ठीक है। क्या भर देंगे? रक्त यानी ब्लड भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हो थोड़ा सा। रक्त परिभ्रमण कोशिकाओं को पोषण करता है। रक्त परिभ्रमण से ही ऊर्जा दहन का कार्य संपन्न हो पाता है। 59 का आंसर करते। क्या है 59 का आंसर? एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग डैश 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 द्वारा साबित होता है। आमाशय द्वारा, फेफड़े द्वारा, हृदय द्वारा, वृक्क द्वारा। 59 का आंसर करते। तो एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम किडनी हो जाएगी, यानी फिर ब्रिक हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी ही पढ़ाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। मैं सोच रही हूँ 40-45 मिनट में आप लोग का वीडियो मैं खत्म कर दूं, क्योंकि देख रहे हो आप लोग कितना ज्यादा मेरे ऊपर वर्कलोड हो जा रहा है। एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग वृक्क के यानी किडनी द्वारा स्रावित होता है। मनुष्य के उत्सर्जी अंगों में वृक्क प्रमुख होते हैं। इनसे संबंधित अन्य उत्सर्जी अंग मूत्रवाहिनियां हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठ में कशेरुक द्रव्य की इधर उधर यानी दाएं बाएं स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करते हैं। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान स्नान में प्रयुक्त होते हैं, स्नान के स्थान ठंडे स्नान में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं। शुद्ध हिंदी दे रहा है। ऑप्शन ए ऋणायनिक रंग, ऑप्शन बी धनायनिक रंग, ऑप्शन सी बैट रंग, ऑप्शन डी एसो रंग। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर जान रहे हो कि मैं बर्फ रंग की बात कर रही हैं आप, ठंडे रंग की। तो हम लोग एजोडाई जानते हैं। क्या जानते हैं? एजोडाई जानते हैं, ठीक है। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्नान की में प्रयुक्त होते हैं, येसो रंग यानी येसो डाई कहलाते हैं। स्नान ही सही है, स्थान तो मैंने ऐसे कह दिया, ठीक है। यहाँ आप लोग आंसर करें 61 का। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है। आप लोग आंसर करने में कोई ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत जल्दी कर दे रहे हैं। आप लोग एक्सपर्ट खुद ही हो। आंसर ए
ऑप्शन ए मलमल, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स कोट, ऑप्शन सी चादर, ऑप्शन डी खाट। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो ट्विल बुनाई कैसी होती है। ट्विल बुनाई आप कह रहे हो मैम, खाकी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? खाकी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं आगे बढ़ चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करते। फूट है, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, इसको बचा करके फूटिएगा, ठीक। गलत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कर दो। ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना यथा कंचुकी और क्या है? कॉलर है, जेब है, बाजू है, क्या होगा? इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है आप लोगों को समझने के लिए, तो आप कह रहे हो मैम तीनों होगा, यानी ए बी सी। डी होगा, एक दो और तीन। कॉलर होगा, जेब होगा, बाजू होगा। इसका आप लोग पढ़ लें, क्या दे रहा मैं पढ़ा दूं। वस्त्र की सिलाई प्रारंभ करने से पूर्व उसका खाका बना लेना ड्राफ्ट या ड्राफ्टिंग कहलाता है, ठीक। यह प्रक्रिया मुख्यतः कागज पर की जाती है। ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना यथा कंचुकी और कॉलर जेब बाजू, ठीक है। इधर आ जाइए आप। प्रश्न नंबर क्या है? 63 का आंसर करते। इसका आंसर तो आप लोग देख लिए, इसका आंसर कुछ नहीं दिया गया है, ठीक। वाणिज्यिक सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार है। ऑप्शन ए 5 mm, ऑप्शन बी 16 mm, ऑप्शन सी 8 mm, ऑप्शन डी 30 mm। मैं बीच बीच में देखती रहूँ, वीडियो आप लोग अपलोड कर रहे हो, अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक सेकंड तक आप लोग मुझे टाइम दे दो, ऐसे नहीं दिखेगा, मैं देख लूँ अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। अपलोड हो जाएगा ना तो फिर मुझे, अच्छा चलो ठीक, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से करो। प्रीमियर नहीं, थोड़ी देर तक नहीं चलेगा, और क्या इतने तो होगा। 63 का आंसर आप बता रहे हो, इसमें कोई आंसर नहीं है। कितने का प्रयुक्त होता है? तो 35 या 70 mm का फिल्म आकार प्रयुक्त होता है सिनेमा घरों में, ठीक है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न में सबको गलत मान लिया, ठीक। प्रश्न को ही गलत मान लिया, ठीक। 64 का आंसर करते। शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना डैश 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 का आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी विस्तार कार्य। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें। हाँ तो ध्यान दो, बहुत जल्दी क्लास खत्म करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विस्तारण कार्य। क्या होगा? विस्तारण कार्य। विस्तारण कार्य एक्सटेंशन वर्क ग्रामीण तथा पिछड़े लोगों को बेहतर और अच्छा जीवन प्रदान करना है। प्रसार कार्यक्रम की सफलता प्रसार कार्यकर्ता पर निर्भर करती है। प्रसार कार्यकर्ता लोगों की मनोवृत्ति तथा विचारधारा में परिवर्तन लाकर उनकी कार्य प्रणाली में सुधार करके उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, जिससे वे लोग अपनी आमदनी बढ़ा सकें और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें, ठीक है। अब इसका आंसर करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 65। कशेरुकी से मनुष्य में संचरण योड़ संक्रमण का उदाहरण है। प्रश्न कैसा लिखा हुआ है, आप आंसर करते। ऑप्शन ए मप्स है, ऑप्शन बी रेबीज है, ऑप्शन सी डिप्थीरिया है, ऑप्शन डी पोलियो है। क्या होगा? कशेरुकी से मनुष्य में, यानी जानवर से मनुष्य में। कशेरुकी और अकशेरुकी आप लोग जानते हो, जिनकी अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम कशेरुकी कहते हैं, और जिनकी अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें हम अकशेरुक कहते हैं। तो कुत्ते में कुत्ता क्या हो गया? कशेरुकी हो गया। मछली भी कशेरुकी हो गई। जितने भी गाय बैल वगैरह है, ये सब क्या है? कशेरुक होते हैं। बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रेबीज, यानी बी। क्वेश्चन का पूछने का तरीका बहुत टफ है, क्योंकि आप जान रहे हो क्वेश्चन किसका है, पीजीटी का है। आज नहीं, आज मैं नहीं बोलूंगी जी इसी का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कर दो। इस क्वेश्चन में आप लोग ये चीज तो देखे होंगे कि फुल फॉर्म बहुत पूछा है। जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एक है शायद सृष्टि करके हैं क्या, सृष्टि सिंह, वो शायद पीजीटी की तैयारी कर रही हैं। अगर पीजीटी की आप तैयारी कर रही हैं तो इस तरीके से जितने भी फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए। WHO का फुल फॉर्म क्या है, ICMR का फुल फॉर्म क्या है, निन का फुल फॉर्म क्या है, RDA का फुल फॉर्म क्या है, पाल का फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको, EAR का फुल फॉर्म क्या है, जितने भी हैं सब आपको याद होना चाहिए। BCG का फुल फॉर्म क्या है और DPT का फुल फॉर्म क्या है, सबको आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। LH का फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना चाहिए जितना भी हो सके फुल फॉर्म, क्योंकि आप एक ही प्रैक्टिस सेट में देख रही हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप लोग देखते आ रहे हो, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, पीछे आप लोग भी देखते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है
PYQ करने का यही मतलब होता है कि कैसे प्रश्न आए थे, उसी लेवल का हमें तैयारी करना चाहिए। अब आप बता दो, SARS, SARS ये क्या है? सार्स है। जब कोरोना आया था तो सार्स आप लोग सुने होंगे। ऑप्शन ए सिस्टमेस से सिस्टमेसी, पता नहीं क्या लिखा है, सिस्टमेटिसिटिकस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्सेलरेटिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी स्लो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या होगा, इसका आंसर होगा SAR का। ठीक है, कोरोना के समय में ये था। यहाँ पे देख लो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसका आंसर करें 67 का। धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प डैश 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 में उपस्थित अशुद्धियां हैं। हम लोगों को मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसीलिए क्लास 9th और 10th की बुक में इन सारे चैप्टर को बहुत ही विस्तार से, बहुत लेंथी दिया गया है। 10-10, 12-12 पेज में चैप्टर खत्म हुए हैं। ठीक है, और इसीलिए वहां से क्वेश्चन हम लोगों को बना देता है, क्योंकि सिलेबस हम लोगों का उन्हीं बुक से है। ठीक है, जब आप टीचर बन करके जाएंगे तो आप इस चीज को देखेंगे। ठीक है, 67 का आंसर करते कि हम झूठ बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। तो आप कहोगे मैम धूल हो गया, धुआं हो गया, कुहासा हो गया, वाष्प हो गया, ये सब तो जाते हवा में, तो क्या हो जाएगा? वो वायु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक्सप्लेन पढ़ने। धूल, धुआं, कुहासा और वाष्प वायु में उपस्थित अशुद्धियां हैं। इसके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 श्वसन नली में जलन उत्पन्न करती है तथा फेफड़ों को भी हानि पहुंचाती है। SO2 गैस पत्तियों की नमी के SO2 गैस पत्तियों की नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती हैं, जिससे क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। क्लोरोफिल क्या है? पत्तियां हरी होती हैं, इसी क्लोरोफिल नामक वर्ड की वजह से। इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? हरित नहीं, हरित हरित कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? हरित कौन कहते हैं। ठीक है, 68 का आंसर करते। वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है? जितने भी विकल्प दिए होंगे उसमें किसके अतिरिक्त, सभी भोजनों के अतिरिक्त किसमें कार्बोहाइड्रेट पाए, सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसके अतिरिक्त? यानी एक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, बाकी सब में कार्बोहाइड्रेट होंगे। आंसर आप बता दो। तो आप कह रहे हो मैम दूध हो गया, मांस हो गया, ब्रेड हो गया और फल हो गया, इन सब में किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा? तो दूध में होगा, ब्रेड में होगा, फल में होगा, मांस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है, वास्तव में भोजन में मांस के अतिरिक्त सभी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलो पर एक्सप्लेन पढ़ने के लिए आंसर करें इसका 69 का। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शर्करा स्तर, ऑप्शन बी लिपिड स्तर, ऑप्शन सी सोडियम स्तर, ऑप्शन डी प्रोटीन स्तर। 69 का आप आंसर करते क्या होगा? और फटाफट आप आंसर करें, बहुत ज्यादा सोचने का आपको मैं समय नहीं दूंगी। तो आप कहोगे मैम जब वसा की बात आ गई तो लिपिड स्तर ही होगा। क्या होगा? लिपिड स्तर होगा। ऐसे ही शब्दों को पकड़कर भी सही कर लिया जाता है। यहाँ पे देख लो, एक्सप्लेन में कुछ ऐसा नहीं है। 70 का आंसर कर दे आप लोग, क्या होगा? मानव दूध विटामिन का अच्छा स्रोत है। किस विटामिन का? ऑप्शन है विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। देख लो, इतना इजी भी क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट बनते रहते हैं। ठीक है, आपको एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं मिलेगा और ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, आपको 40 से 50%, 45% आपको ऐसे क्वेश्चन आते जो हर किसी को आता है, एकदम सबके लिए कॉमन होता है। 20-25 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो किसी किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, और वही मेरिट गेन करा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैम अगर दूध है तो दूध विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। अच्छा, सॉरी सॉरी, मानव दूध पूछ रहा है तो मानव दूध में विटामिन ए होगा। क्या होगा? विटामिन ए होगा। ठीक है, अगर मानव दूध ना पूछता तो क्या हो जाता? तो विटामिन डी हो जाता। मानव दूध विटामिन ए का अच्छा स्रोत है।
विटामिन ए के अतिरिक्त इसमें अन्य पोषक तत्व कैल्शियम और कार्बोज भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करते हैं। एक रोगी की निः निश्वासित वायु में अधिक होती है। निश्वासित का मतलब ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी कार्बन ट्राइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन तो बकवास करने के लिए दिया है। आप कह रहे हो मैम निश्वासित, निश्वासित मतलब बाहर छोड़ना। तो बाहर छोड़ते समय हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करते। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ है निरंतर परस्पर संबंधित रहती है क्या कहलाती? खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली, अर्ध खुली प्रणाली। क्या आंसर हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम खुली प्रणाली। क्या होगी? खुली प्रणाली। ठीक है, इसका आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? सामान्यतः नमक डैश 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 के साथ दृढ़ किया, यानी पूछ रहा है कि नमक को किसके साथ फोर्टिफाइड किया जाता है। सीधे शब्दों में ये सुन लो। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन नहीं नंबर 2 लौह, 3 है विटामिन बी, 4 है फोलिक एसिड। अब ऑप्शन इधर कर दो। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी 1 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 3 और 4 सही है। नमक को किससे फोर्टिफाइड करेंगे आप बता दें। तो आप कह रहे हो मैम नमक को हम लव और फोलिक एसिड से क्या करेंगे? दृढ़ करेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेन हम लोग जरूर पढ़ेंगे। नमक सामान्यतः लौह फोलिक अम्ल के साथ दृढ़ किया जाता है। शरीर के आवश्यक खनिजों लवणों में लोहे का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 74 का, किसके अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है? न्यूटन के, पियाजे के, हैवी हरस्ट से या एरिक्सन के? किसके अकॉर्डिंग आप आंसर करते हैं? किसके अकॉर्डिंग होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैं नैतिक विकास 2 चरणों में अकॉर्डिंग टू पियाजे के होता है। ठीक है, इधर आ जाइए। क्वेश्चन यहाँ देख लो आप लोग। संज्ञानात्मक विकास, विकास बाल विकास के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है इनका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75, हिस्टोग्राम और आवृत्ति बहुभुज डैश 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 के 2 ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। ऑप्शन ए आवृत्ति बंटन, ऑप्शन बी वर्गांक, ऑप्शन सी आवृत्ति सारणी, ऑप्शन डी द्विपदीय बंटन। 75 का आंसर करते क्या होगा? 75 का आंसर आप कर रहे हो क्या होगा? आवृत्ति बंटन। ये प्रश्न क्या है, कैसा है? आप लोग एक बार जरूर नेट पे सर्च कर लेना, क्योंकि इसके लेवल थोड़े हाई है। 76 का आंसर कर दें। रक्त हानि की रोकथाम क्या कहलाती है? समस्थिति, ऑप्शन बी रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन सी इरेथ्रोपोएसिस, ऑप्शन डी स्कंदन। आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। रक्त की हानि की रोकथाम। रक्त की हानि कब होगी? जब हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, सिर फट जाए, तो क्या होगा? रक्त की हानि होगी। तो इसको रोकने के लिए क्या होगा? ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन के रक्त की रक्त में वह क्षमता पैदा करता है जिसके फलस्वरूप बहता हुआ रक्त जमकर थक्का बनता है तथा उसका बहना रुक जाता है। यह क्रिया रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की उचित मात्रा में उपस्थिति के कारण होती है। रक्त हानि की रोकथाम रक्त का थक्का जमना कहलाती है। ठीक है, 77 का आंसर करते। कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि है। ऑप्शन ए प्रंकुचन, ऑप्शन बी साइटोसोल, ऑप्शन सी प्रसारण, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। 77 का आंसर करते हैं। तो 77 का आंसर हो जाएगा कार्डियक चक्र में शिथिलन की अवधि क्या है? प्रंकुचन। क्या है? प्रंकुच सॉरी प्रसारण है। क्या होगा? प्रसारण होगा। ठीक है, गलती से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर करते हैं। ऑक्सीजन अणु हीमोग्लोबिन के डैश 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 भाग से जुड़ता है, यानी हीमोग्लोबिन की किस भाग से ऑक्सीजन जुड़ता है? ऑप्शन ए ग्लोब्यूलिन से, ऑप्शन बी आरबीसी से, ऑप्शन सी हिम से, ऑप्शन डी में से किसी से भी। 78 का आंसर करते हैं आप क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम हिम से जुड़ता है। ये हिम क्या है? ऑक्सीजन
और हीमोग्लोबिन के हिम भाग से जुड़ता है। लोहे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर निर्माण करना है। हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रोटीन तथा लोहे के मिलने से होता है। यदि शरीर में लोहे की समुचित मात्रा न हो तो हीमोग्लोबिन का सही रूप में निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ प्रकीणों यानी एंजाइम के निर्माण तथा भोजन के आवश्यक तत्वों के उपापचय में भी यह सहायक होता है। जहां लगे आपको एक्सप्लेन अच्छा है लेना चाहिए तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है। इसका आंसर करते क्वेश्चन नंबर 79। आमाशय के कोटर यानी अंथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है पेप्सिन, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन। आपको बता दे पेप्सिन किस पे वर्क करेगा, रेनिन किस पे वर्क करेगा एंड अमाइलेज किस पे वर्क करेगा। आप लोग ये भी बता दो। फिलहाल इसका आंसर मैं दे रही हूँ आपको। 79 का आंसर हो जाएगा डी यानी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रीन आमाशय के कोटर यानी एंथ्रम की जी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। आमाशय की भीतरी परत में श्लैष्मिक झिल्ली होता है जिसमें छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें आमाशय ग्रंथियां कहते हैं। इन्हीं ग्रंथियों से निकलने वाला रस आमाशय रस होता है। इसे जठर रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं या जठर रस कहते हैं। गैस्ट्रिन कहते हैं या जठर रस कहते हैं। ठीक है। इसे ही जठर रस भी कहते हैं। ठीक। इसका आंसर करते इसका तो मैं देख उत्तर भी दिख जाएगा क्या? अच्छा नहीं, चलो ठीक है। उदर स्राव डैश 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 अम्ल का बना होता है। ऑप्शन ए नाइट्रिक, ऑप्शन बी एसिटिक, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक। अगर आपको पीजीटी की तैयारी करनी है तो कम से कम 80% आपका तैयार हो फिजियोलॉजी। आप देख रहे हो ना, केवल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। तो आपका 80% क्वेश्चन अगर आप फिजियोलॉजी से सॉल्व कर लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता पीजीटी में जाने से। ठीक है। लेकिन इसमें फिजियोलॉजी का क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। ठीक है। तो आपको इसी लेवल से तैयारी करनी है। तो इसका आंसर आप बता दे क्या होगा। आप इसका आंसर बता रहे हो कि मैम हो जाएगा डी से यानी हाइड्रोक्लोरिक से। किसका होगा? हाइड्रोक्लोरिक से। ठीक है। उदर स्राव हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बना होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा अन्य एंजाइम विद्यमान होते हैं। इसके प्रभाव से प्रोटीन अपेक्षाकृत सरल रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करते। 81 क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम डैश 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 द्वारा साबित होगा। यानी प्रश्न कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज तो जरूरी है। तो ये अमाइलेज कहाँ से आ रहा है? हमारे मुख से आ रहा है कि आमाशय से आ रहा है कि अग्नाशय से आ रहा है कि ये उम्मी दोनों से आ रहा है? तो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख में भी होता है। क्यों? आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मुख तो होगा ही होगा और अग्नाशय से भी आ रहा है तो अग्नाशय भी होगा। इसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस में लात आता है। आप कहोगे मैम लात इसको कहेंगे? जी। क्या क्या होता है एल से और ए से और टी से? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है। यही रस निकलते हैं तीनों और क्या करते हैं? भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। इसका आंसर कर दो 82 का। टेस्टोस्टेरोन डैश 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 द्वारा साबित होता है। 1 सेकंड टाइम तो देख लें, नहीं तो 6 बजे वाला आज आप लोग का क्लास मिस हो जाएगा। चलो अभी 4:32 हो रहा है, फिर मेरे पास टाइम है। अभी मैं वो क्लास आप लोगों का शेड्यूल नहीं करी। ठीक है। आज के लिए आप लोग मत सोचना, ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, मतलब जो बीत गया आप लोगों का 6 बजे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। 82 का आंसर कर दो। टेस्टोस्टेरोन डैश 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 द्वारा साबित होता है। लीडिंग कोशिकाएं, सेमिनल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, उनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर कोई गलत करेगा तो मैं पिटाई करूंगी। ठीक है। ऑनलाइन पिटाई होगी। तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का स्राव होना कहाँ से होता है? लीडिंग कोशिकाओं से। किससे? लीडिंग कोशिकाओं से। ये टेस्टोस्टेरोन है क्या? मेल हार्मोन है कि फीमेल है? आप जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करते हैं। 83 क्या है? हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए एफएसएच,
आप लोग इसको जरूर हिंदी इंग्लिश में लिख लिया करो। FSH, ACTH क्या होगा, ACTH, ठीक, ACTH, LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन, TSH यानी थायराइड, नहीं, हाँ, थायराइड हार्मोन, TH से थायराइड हार्मोन ही होगा जी। FSH से क्या होगा, फोलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, और ये क्या होगा, ACTH। आप लोग बता दो इसका क्या आंसर होगा 83 का, तो आप कह रहे हो मैम LH यानी क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, आप लोग ये सब जरूर प्रश्न सॉल्व करना सीख लेना। 84 का आंसर कर दो। मासिक चक्र का समय कहलाता है, ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी रजोनिवृत्ति, ऑप्शन सी रजोदर्शन, ऑप्शन डी मासिक स्राव। 84 का आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे मैम इसमें तो कोई आंसर नहीं है, क्यों, मासिक धर्म का समय चक्र क्या कहलाएगा, तो इसमें से ये रजोनिवृत्ति होना चाहिए, लेकिन रजोनिवृत्ति तो होता है, मेनोपॉज होता है, ठीक, मेनोपॉज यानी खत्म हो गया है। रजोदर्शन ये होना चाहिए सी वाला आंसर। मासिक चक्र का समय क्या होगा, रजोदर्शन होगा, ठीक है। रजोनिवृत्ति क्या होगा, मेनोपॉज हो गया, ठीक है। लेकिन इसका आंसर तो इसमें कुछ नहीं दिया। खैर कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। मासिक चक्र का प्रारंभ यौवन, जिन्हें हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, से शुरू हो जाता है। मासिक चक्र में के आरंभ को रजोदर्शन कहते हैं। यह प्रतिमा 28 से 30 दिनों के अंतराल में होने वाले रक्तस्राव की प्रक्रिया है। आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना, क्योंकि इस प्रश्न में 3 विकल्प सही है। 3 विकल्प मतलब क्या क्या सही आप जानते हैं, इसमें से सही एक तो यौवन है, रजोदर्शन है और मासिक स्राव है। केवल रजोनिवृत्ति नहीं है। रजोनिवृत्ति मतलब मीनोपॉज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मीनोपॉज हो गया, यानी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का बंद हो जाना। अब देख लो फिर से यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख लीजिए, आप कहोगे कि सही बात है, इसमें फुल फॉर्म बहुत पूछे जा रहे हैं। ECF को विस्तारित करें। ECF क्या है, एक्सटर्नल सेल फ्लोर, एक्स्ट्रा सेल फ्लोर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोर और इंस्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल फ्लोर। 85 का आंसर करते क्या होगा, इसमें से एक ही आपको आंसर दिख रहा होगा, क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोर। ये अभी मैं जब कल 6 PM वाला आप लोग को क्लास में पढ़ाई थी, उसमें ये सारे शब्द देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर कर दो। अब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, कई बार इतना वीडियो शूट करने की वजह से मेरे सिर में आज दर्द होने लगा। 86 का क्या आंसर होगा, कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, F एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी उपकरण, आप लोगों को मैं ट्रिक दूंगी और कभी नहीं भूलेगा। मुझसे भी ये प्रश्न एक बार गलत हुआ था, फिर मैं रट ली ट्रिक के साथ में, उसके बाद मेरा कभी नहीं भूलता। आप कहोगे मैम क्या ट्रिक है, पहले ट्रिक ही बता दीजिए। आप देखो, लिपिड मतलब आप कहोगे मैम वसा, वसा मतलब फैट, ठीक है, फैट मतलब तेल घी बॉडी लोशन कुछ भी, ठीक, समझते रहना, समझने के लिए मैं समझा रही हूँ। फैट मतलब तेल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, कोई भी तेल हो गया, चमेली का तेल हो गया, कुछ भी तेल हो गया, ठीक है, नारियल का तेल हो गया, मजाक कर रही थी, ठीक, कोई भी तेल हो गया। जब आप तेल लगाओ, कहीं भी बॉडी लोशन लगाओगे तो क्या होगा, मृदु हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, होता है ना। सब दिखाते बोरो प्लस का प्रचार वगैरह करते, ऐड करते, तो क्या दिखाते हैं कि एकदम हाथ मक्खन की तरह हो गया, ये हो गया, दुनिया भर के सब दिखाते हैं। तो जब आप कहीं भी तेल बॉडी लोशन कुछ भी लगाओगे तो क्या होगा, मृदु हो जाएगा, ठीक है। आप इससे याद कर लेना, अब आपको ये कभी नहीं भूलेगा। लिपिड मतलब वसा यानी फैट, और यहाँ पे जब हम फैट लगाएंगे तो मृदु हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं याद करी हूँ, आप भी ऐसे याद कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। पहले मुझे भी नहीं याद होता था, लेकिन जब से ऐसे कर लिए तब से मुझे याद हो गया। यहाँ पे अगर इंग्लिश में भी पढ़ लेना तो स्मूथ हो गया, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण होता है, ठीक है। इधर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 87, डैश 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 स्वयं प्रतिलिपिकारी है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन सी गार्गी संरचना, ऑप्शन डी केंद्र। 87 का आंसर कर दो। जब PGT का एग्जाम करीब आएगा, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से इतना क्वेश्चन वन लाइनर लाके करा दूंगी
कि आप लोगों का कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग अपना पढ़ते रहो। मैं मैराथन फिजियोलॉजी का करा दूंगी, 2-2 3 3 घंटे में करा दूंगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग लेकिन अपनी तैयारी अभी करते रहो, क्योंकि एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं प्रतिलिपिकारी है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सर्वप्रथम अल्बर्ट अल्बर्ट बोन पोलिकर ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 1.5 माइक्रोग्राम होती है, ठीक है। 1.5 को 1.5 पढ़ते हैं। 88 का आंसर कर दो। अंडे का निषेचन डैश डैश में होता है। ऑप्शन है एम्पुली में, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियम में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी कार्पस लूटियम में। ये एम्पुली किसका भाग है? बहुत अच्छा। उसे मैं बता नहीं पा रही हूँ, अभी मैं बनाऊंगी, आप लोग समझ लेना। इस तरीके का ऐसे कुछ संरचना होती है, ऐसे कुछ संरचना होता है। मैं इस समय नाम ही नहीं मैं ले पा रही हूँ। फिगर तो मेरे आंखों में एकदम नाच रहा है, लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ। इसको कहते क्या? इस तरीके की जो संरचना बनती है, अभी भी सोच लो, नहीं मुझे आया। यही क्या होता है? यही का पार्ट ये जो होता है, यही एम्पुली होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी वगैरह में दिखाया जाता है कहाँ बच्चा चिपकता है, क्या करता है, यही एम्पुली होता है, इसी का भाग है एम्पुली। लेकिन अब तक मेरे माइंड में नहीं है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके मुझे बता दो कि एम्पुली मैं ये जो बनाई हूँ ये क्या है, क्योंकि कसम से बता रही हूँ अब तक मुझे याद नहीं आया कि ये है क्या। मैं पूरा बना दी यहाँ पे इस तरीके से जुड़ करके, ऐसे जुड़ा होता है, लेकिन मुझे अब तक नाम नहीं आया। तो इसका आंसर तो आयोग ने कुछ नहीं माना है। फिलहाल हम लोग देखते हैं। आओ तेरी, देखो फैलोपियन ट्यूब है इसका नाम। क्या है? फैलोपियन ट्यूब। देखो यहाँ पे आ गया। तो एम्पुली किसका भाग है? फैलोपियन ट्यूब का। अंडे का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। आयोग ने इस प्रश्न के सभी विकल्प को गलत माना। क्यों गलत माने हो भाई? अगर फैलोपियन ट्यूब है तो क्या फैलोपियन ट्यूब का भाग नहीं है एम्पुली? इसे ए को मान लेना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 89 प्रश्न देंगे लोग ऐसा, बाद में लोग काट पीट करते हैं। 89 का आंसर कर दो। कोशिका कंकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए माइक्रो ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी मध्यवर्ती तंतु, ऑप्शन डी ये सभी। 89 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी हो जाएंगे। क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। इसको आपको पढ़ लेना। रक्त का पीएच मान कितना है? अब यही क्वेश्चन रह गया है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 है। हम लोग आगे निकल चलेंगे, इसका डिस्क्राइब हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोग फोटो खींच करके रख लेना, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसमें अच्छे क्वेश्चन बने होंगे। देखो आप लोग पीना चाह रहे हैं, आप 91 का आंसर कर दें। वर्णकों को डैश 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 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग बंधक, रंग, स्याही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 91 का आंसर कर दे, क्या कहेंगे? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर कर दे 92 का। वह धागा जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं डैश 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 क्या कहलाते हैं? फीलिंग, रैप, नॉप, क्लाउड। आप लोग बता दो। इसमें टेक्सटाइल के भी क्वेश्चन के लेवल कुछ अच्छे हैं। आप आंसर कर रहे हो मैम, बी हो जाएगा, यानी रैप हो जाएगा। इसका विस्तार से जरूर पढ़ लेना आप लोग। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं रैप यानी वार्प कहलाते हैं। देख रहे हो, वार्प को क्या लिखा गया? रैप कहा गया। यानी लंबाई में जो फैलेंगे वो ताने होंगे। यहाँ ना कहीं ताना दे रहा है, ना कहीं वार्प दे रहा है। तो आप लोग रैप को रट लेना, रट करके रख लेना कि रैप मतलब क्या होता है? ताना होता है। ताना मतलब क्या होता है? वार्प होता है। आप लोग इंग्लिश वाला शब्द प्रश्न में जरूर देख लेना। जब इस तरीके का प्रश्न हो तो इंग्लिश वाले प्रश्न को जरूर देख लिया जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, इधर मैं उल्टा आ गई क्या? क्वेश्चन नंबर ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, तो हमें 93 चाहिए ना। एक सेकेंड। 93, ये तो 84 आ गया है। हाँ 93 है, हाँ ठीक है, आगे पीछे हो जाता है।
इसका आंसर करते हैं 93 का। हल के मान बनाने के लिए, हल के मान बनाने के लिए क्या करते हैं? हल के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना क्या कहलाता है? अगर ब्लैक कलर है उसमें हम व्हाइट मिलाए जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? मान विरोधाभास, मान छाया, टिंट या छाया। तो आप कह रहे हो मैम, जब कलर को हम हल्का करते जाते हैं, सफेद मिलाते हैं, तो उसे टिंट कहते हैं। और जब हम ब्लैक कलर में लाइट कलर मिलाते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम छाया कहते हैं। क्यों ये कहते हैं क्या? आप लोग बताना तो। हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना टिंट कहलाता है। वह वैल्यू जो कि सामान्य रंग से हल्की है, टिंट कहलाती है। और जो गहरी होती है वो शेड यानी छाया कहलाती है। रंग को यदि सफेद पृष्ठभूमि में रखा जाए तो गहरे दिखाई देते हैं, जबकि काली पृष्ठभूमि में हल्के। यदि रंग स्वयं की वैल्यू वाली पृष्ठभूमि में रखे जाएं तो वे मिश्रित हो जाते हैं और मंद व अस्पष्ट दिखाई देते हैं। कैसे? अस्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका आंसर कर दो 94 का। पत्तों की श्रृंखला जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं। ऑप्शन ए फ्लैट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 94 का क्या आंसर होगा? तो 94 का आंसर होगा बी यानी फ्लैश कार्ड। क्या होगा? फ्लैश कार्ड। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आगे निकल चलो। बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है। ऑप्शन ए भूदान होगा, नई तालीम, प्रयोग परियोजना, मारखंडम। तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम नई तालीम होगा। क्या होगा? आंसर क्या होगा? आप बता दे क्या होगा। आप कह रहे हो मैम नई तालीम होगा। क्या होगा? नई तालीम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर करते। एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है क्या कहलाएगा? संक्रमण का स्रोत, रिजर्वायर, मामले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 96 का आंसर हो जाएगा ए यानी संक्रमण का स्रोत। क्या होगा? संक्रमण का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर कर दे। अतिश्वसन संक्रमणों के संचरण का प्रकार है। ऑप्शन ए जल जनित, ऑप्शन बी वायु जनित, ऑप्शन सी जलवायु जनित, ऑप्शन डी भोजन जनित। 97 का आंसर क्या है? 97 का क्या आंसर होगा? 97 का आंसर होगा बी यानी वायु जनित। क्या होगा? वायु जनित। वायु जनित रोग कौन कौन से हैं देख लो। चेचक, खसरा, छोटी माता, तपेदिक या टीबी, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी, कौड़फेर, साधारण जुकाम आदि। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, एक ट्रिक से सुन लो, आप लोग सीख लो। जितने भी वायु जनित रोग होते हैं वो सब वायरस जनित रोग होते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक ले लीजिएगा। जितने भी वायु जनित रोग होंगे वो क्या होंगे? वायरस जनित होंगे, न कि बैक्टीरिया जनित। अब यहाँ इतना नाम मैंने लिखा, ये सब क्या है? नहीं, टीबी क्या है? ट्यूबरो नहीं, टीबी का क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम। नहीं, यहाँ पे टीबी नहीं, ये फार्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक। आप लोग ये मेरा छोड़ देना। लेकिन फिर भी इसमें चेचक हो गया, खसरा हो गया, छोटी माता, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, कौड़पेर, साधारण, ये सब क्या होती है? ये सब जुकाम, ये सब वायरस से ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसमें टीबी दे दिया है, ये चीजें यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए आप इसको छोड़ देना। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जितने वायु के होते हैं वो सब किसके होते हैं? वो सब वायरस के होते हैं। और जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सब किसी ना किसी रीजन से होते हैं, ठीक है। कृत्रिम वायु आवागमन का प्रकार है, यानी जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रूप से। ऑप्शन ए एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, वातानुकूलन, संतुलित वायु आवागमन, उपर्युक्त सभी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोग कर लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्ट भी होगा, वातानुकूलन मतलब एसी हो गया, संतुलित वायु आवागमन यानी खिड़की हो और रोशनदान हो, इन सारी चीजों को करके ये सब कृत्रिम आवागमन है, ठीक है। इसका आंसर अच्छा यहाँ पे दिया, फोटो खींच लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर कर दे। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकलना सुगम बनाते हैं। ऑप्शन ए रेशे, खनिज, जल, विटामिन। यौगिक कौन से ऐसे हैं? पहले तो आप यही जान लो। कहते हैं ना वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है।
वायु एक मिश्रण है और जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। और यहाँ पे यौगिक ही पूछ रहा है, सीधे खट्ट से आंसर हम सी को मारे निकल लिए। तो जब आप कुछ पढ़ोगे तब जानोगे, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर तो आयोग ने कुछ नहीं माना है। यौगिक, खनिज, जल और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा निकलना सुगम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आयोग भी यहाँ पे इसलिए इसे गलत मान लिया है क्योंकि जल और खनिज दोनों को लिख दिया है, ठीक है, इसीलिए इसे गलत मान लिया है। ठीक, खैर आप जान लो क्या क्या है। एक्सप्लेन तो देख लिया आप लोग, 100 का आंसर कर दो। चलो अब 25 क्वेश्चन केवल बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन से भोजन उच्चतम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? मक्के को प्रोटीन को हम जिन कहते हैं, साबुत अनाज, जिलेटिन, अंडा। जिलेटिन का प्रोटीन जो फल में पाए जाते, फल के प्रोटीन को जिलेटिन कहते हैं। अब आप बता दो क्या होगा, जिलेटिन फलों में पाया जाता है। आंसर कर दो 100 का क्या होगा। तो आप 100 का आंसर कर रहे हो मैम, डी जो होगा, अंडे में अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, फोटो खींच सकते हो आप। 101 का आंसर कर दें। नवजात शिशु द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। आप इन चारों को बता दो कहाँ कहाँ ये चारों पाए जाते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट दिया है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट करिए। मैं थोड़ा सा टाइम भी दे दे रही हूँ क्योंकि मुझे पानी पीना है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, वैसे मैं पानी पीने जा रही हूँ, मुझे लग रही है। इसका तो आंसर आप कर दिए कि मैम इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। आप लोग ये भी आंसर कर दिए कि ग्लूकोज जो होगा कहाँ पाया जाएगा, सीएचओ का सिंपलेस्ट फॉर्म है सीएचओ का। लैक्टोज मिल्क में है, फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाएगा? सुक्रोज का बताइए तो आप लोग। शुगर में, गन्ने में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वह भोजन जो एक पोषणी दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। मृत भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन, नियमित भोजन। कौन सा ऐसा है इसमें से जो पोषण की दृष्टि से, सॉरी, अपर्याप्त है? तो आप क्या कहोगे, स्पष्ट द्रव पदार्थ या भोजन, जैसे जूस वगैरह हो गया। 103 का आंसर कर दे। रीपर एक है, क्या है? सिलाई का उपकरण, काटने का, मापन का, नत्थी करने का। ये तो सब आप लोग को रट गया होगा। क्यों? आप कह रहे हो बिल्कुल मैम हम लोग को रट गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सिलाई का उपकरण है। इसको देखोगे क्या एक्सप्लेन, आप लोग फोटो खींचना तो खींच लीजिएगा। 104 का आंसर कर दे। राष्ट्रीय पोषणी एनीमिया प्रोफैलेक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है। आप कह दो मैं गलत कह रही हूँ। आप लोग विकल्प पढ़ो, ऑप्शन केवल, आंसर केवल मैं बताऊंगी। आप लोग विकल्प पढ़ लें तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 1970। जब मैं बोर होने लगती हूँ ना तो मेरा बिल्कुल भी पढ़ाने का मन नहीं करता है। कल तो मेरे और नौटंकी होगा, कल टीचर डे बच्चे मनाएंगे। कल यानी आज, ठीक है, 4 को, ठीक है। 105 का आंसर करते। एक बालक सावधान होगा जब वह समझेगा, ये उस वाले प्रैक्टिस सेट में था। किस दिन वाले? मंडे वाले में, शायद मंडे या ट्यूसडे वाले में। तो क्या होगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लो। जानवरों का खतरा समझेगा तब वह सावधान होगा। ठीक है, 106 का आंसर पढ़ लो। मृदा युक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये भी प्रश्न इसमें था। ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड, फिटकरी। तो आप कह रहे हो मैम क्या हो जाएगा, क्या होगा? फिटकरी होगा। फिटकरी से जल क्या होता है? शुद्ध होता है। इधर बता दो, नवजात शिशु को हीमोलाइटिक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लें, केवल मैं आंसर बताऊंगी। प्लीज आज के लिए क्षमा कर दें। आप लोग भी कहोगे किस तरीके से एकदम क्लास रिकॉर्ड कर रही हैं, इससे अच्छा ना ही की होती। देखो, ना ही से हाँ भला, आप ये जानते हो कि नहीं कि ना करने से तो हम कुछ कर लें, ये बेटर होता है। भाई मैं लिख देती कि आपका क्लास आज नहीं होगा, आप जबरदस्ती मुझसे मार के क्लास करवा लेते, नहीं ना। मैंने क्लास रिकॉर्ड किया, बस ये कि थोड़ा सा टूटे फूटे उसमें जरा सा एनर्जेटिक ना हो करके, लेकिन आपकी क्लास तो आई ना। तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचा करो, ये हमेशा सोचा करो कि आज जहाँ 4 कदम हम चलते हैं, 4 कदम ना चल के हम 1 कदम चले, 2 चले, ढाई चले, ठीक है, ये हमेशा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अरे चाचा, 108 का आंसर कर दो। इतना मैं आप लोग को समझाती हूँ, इससे अच्छा तो मैं पढ़ा ही देती। ठीक है, हृदय
किस मांसपेशियों का बना है? कार्डियक, धारीदार, मृदु, उक्त में से पूर्ण। तो किसका बना है? आप कहोगे, मैं अब यहाँ पे ट्रिक देख लेना, मैं कहती हूँ ना कार्डियोलॉजी, क्या हो गया? कार्डियोलॉजी, ये आई नहीं, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो से मतलब क्या हो गया? हृदय, और यहाँ पे कार्डियक दे रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी पकड़ो, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर कर दो। वह आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, परासरण, विसरण, पैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। 109 का आंसर कर दे, क्या होगा आंसर? तो आप कह रहे हो मैम विसरण होगा। विसरण को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे दिया भी है, आप इसका बहुत अच्छे से फोटो खींच लीजिएगा। अब फोटो खींच करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको फेफड़े की कैपेसिटी बता रहा है कि कितना सा समंदर रोक सकते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लें। 110 का आंसर करते क्या होगा? उदरांत्र भित्ति किससे बना होता है? अभी तो आप पढ़े कि हृदय की मांसपेशियां किससे बनी होंगी? तो कार्डियक से। लेकिन उदरांत यानी पेट में, आंत में क्या होगा? कंकाली मांसपेशी, धारीदार मांसपेशी, मृदु मांसपेशी और कार्डियक मांसपेशी। तो कार्डियक तो नहीं होगा, आप सीधे सीधे हटा दिए। कार्डियक किस में जा रहा था? तो कार्डियक हृदय के लिए जा रहा है। तो आप कहोगे हमारे पेट की बात कर रहा है, पेट में हमारे जितने भी चीजें हो गए पसली को छोड़ करके सब अंदर क्या होते हैं? सब सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, समझे। लीवर भी हमारा सॉफ्ट होगा, सब मांस के बने होंगे। फेफड़ा भी हमारा सॉफ्ट होगा, किडनी भी हमारी सॉफ्ट होगी। ये सब क्या है? ये सब मसल्स हैं। तो आप कहोगे सॉफ्ट मसल्स होंगे। क्या होंगे? सॉफ्ट मसल, यानी मृदु मांसपेशी होगी, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, जहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है इसका आप फोटो बना खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो और आप ले लीजिएगा। अब इसको बता दो, ऑक्स ऑक्सी ऑक्सीसेंटिक ग्रंथियों का डैश 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 भी कहते हैं, ग्रंथियों को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उदर ग्रंथियां, आंत ग्रंथियां, कार्डियक ग्रंथियां, वायुकोशिक ग्रंथियां। आप लोग इन क्वेश्चन को सब रट डालिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? उदर ग्रंथियां, ठीक। एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 112 का आंसर कर दो, क्या होगा? लार में पाचन एंजाइम होते हैं, माल्टेज, काइनेज, सुक्रोज, एमाइलेज यानी टाइलिन। बता दे क्या होगा लार में? तो आप जानते हो लार में क्या होते हैं? टाइलिन यानी एमाइलेज होगा। इसका एक्सप्लेन आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। लाओ मैं बता दे रही हूँ, ठीक, आपके भरोसे हर चीज नहीं छोड़ूंगी। लार सलाइवा में पाचन एंजाइम टाइलिन होता है। लार एक पारदर्शी, क्षारी और चिपचिपा द्रव होता है। अब आप सोच लो लार क्या है? लार क्षारीय है, ठीक है। आप लोग नेट पे सर्च करना, तो लार क्षारीय की अम्लीय है। हम तो जानते हैं कि लार अम्लीय है, क्यों? 6 पॉइंट कुछ लार का वो होता है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी देख करके रीचेक करके मुझे बता दीजिए, ठीक है, कि लार क्या है, क्षारीय है कि अम्लीय है। चिपचिपा द्रव होता है, इसमें टाइलिन नामक खमीर होता है, ठीक। यह लार का सक्रिय तत्व है। यह खमीर भोज्य पदार्थ से मिलकर उसमें रासायनिक तत्व परिवर्तन कर देता है। भोजन के श्वेत सार जो अपाच्य होता है वो यह डेक्स्ट्रीन में बदल देता है, जिससे यह शीघ्र पच जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर कर दे, सेवन, क्वेश्चन नंबर 113। शुक्रजनक नलिका डैश 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 में उपस्थित होती है, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राणुपुटिका में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। किसमें होगा? 113 का आंसर आप कर दो। आप कर रहे हो मैम बी, यानी वृषण में। किसमें होगा? वृषण में। 114 का आंसर कर दे। ये वृषण क्या था? पुरुष मतलब अंग है कि महिला वाला? आप लोग जरूर बताना। शुक्राणु की परिपक्वता डैश 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 में होती है, अधिवृषण में, शुक्राणु पुटिका में, वृषण में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। किसमें होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैम अधिवृषण में। किसमें होगा? अधिवृषण में, ठीक है। इसका भी आप लोग एक्सप्लेन जो है इसका आप स्क्रीन शॉट लिख लेना और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ चले, 115 का आंसर कर दो। क्या है 115? नर में, नर यानी मेल में, ठीक है, FSH कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। किसको? लेडिंग कोशिका को, इंटरसियल कोशिकाओं को, सर्टोली को, शुक्राणुजनक को। तो किसको करेगा? आप आंसर कर दो, किसको करेगा?
आप कह रहे हो मैम शुक्राणु जनक कोशिकाओं को क्या करेगा, पुश करेगा, यानी उत्दीप्त करेगा, उत्तेजित करेगा। ठीक है, अब इसका आंसर कर दो। ये आप फोटो खींच लीजिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको आप फोटो खींच लो। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, कार्पस लुटियम स्रावित करती है प्रोजेस्ट्रॉन, ए और सी दोनों, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। 116 का क्या आंसर होगा, आप कह रहे हो मैम प्रोजेस्ट्रॉन। क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन। कार्पल्स कार्पस लुटियम प्रोजेस्ट्रॉन को एस्ट्रोजन स्रावित करती है। ठीक, प्रोजेस्ट्रॉन को एस्ट्रोजन स्रावित करती है। यह मादा हार्मोन है। इसका श्रावण तरुणावस्था यानी प्यूबर्टी एज में प्रारंभ हो जाती है। इस हार्मोन द्वारा मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर कर दो। कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरक में फास्फोलिपिड्स हैं। जल भीरू, ए और सी दोनों, जल प्रिय, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, ये मैं अगर आपको समझाने लगी तो बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है समझाने। फास्फोलिपिड कैसे होते हैं, क्या जल भीरू होता है, कौन सा जल प्रिय होता है, मैं जब पढ़ी थी तो नोट्स बना करके रखी हूँ। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, जिन्हें हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये लिपिड द्विपरक में फास्फोलिपिड जलभीरू यानी हाइड्रोफोबिक जलप्रिय यानी जलफिलिक दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों होंगे। कोशिका शक्ति का निवास हम किसे कहते हैं, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको कहेंगे, आप लोग फटाफट आंसर दे दे प्लीज, क्वेश्चन कंप्लीट करा दे आप लोगों का, मैं बीच में छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है, एडीपी का, दोनों याद कर लेना। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। दोनों का फुल फॉर्म याद कर लेना, हो सकता है इस बार आपको यही दे दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर करते। फैलोपियन ट्यूब यानी नली में भी कहलाती है अंडनली, गर्भाशय, एम्पुली, एंडोमेट्रियम। तो क्या कहलाएगी, आप कह रहे हो मैम फैलोपियन नली जो है अंडनली कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अंडनली। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट बना लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके कहीं रख लीजिएगा। इधर बता दो, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियां कहलाती हैं फुलवार, तोरेदार, जतार, पन्ना, हजारे। आप आंसर कर दे फटाफट, क्या होगा। आप आंसर कर रहे हो मैम तोरेदार हो जाएंगे। क्या होंगे, तोरेदार होंगे। ठीक है, अब आपके पास 5 क्वेश्चन बचता है, फटाफट आप आंसर कर दें। ओ माय गॉड, आंसर कर दो आप क्वेश्चन नंबर 121 का। रक्त की प्रकृति हल्की कैसी होगी, तो ये तो क्वेश्चन आपको देखना नहीं है। आप कह रहे हो मैम रक्त की प्रकृति जो है कैसी होगी, हल्की क्षारीय होगी। कैसी होती है, हल्की क्षारीय होती है। 7.4 होता है। ठीक है, कैसी होगी, हल्की क्षारीय होगी, अल्कलाइन होती है। देख देख लो आप लोग यहाँ पे, ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले लेना अगर चाहें तो। 122 का आंसर करते। वर्ण, गहराई और मान 3 विभिन्न विमाएं हैं, पैटर्न, संरचना, रंग और रेख। 122 का आंसर कर दे, क्या होगा, तो आप कह रहे हो मैम रंग हो जाएगा। क्या होगा, रंग होगा। वर्ड यानी ह्यू, गहराई यानी इंटेंसिटी, मान यानी वैल्यू, रंग यानी कलर। किसमें सही युग्म है, क्या है, पैठनी महाराष्ट्र, बालूचरी बनारस, ब्रोकेट बंगाल, कांजीवरम बंगाल। तो आंसर सही हो जाएगा पैठनी महाराष्ट्र। ठीक, ये सारे क्वेश्चन कई बार कराते कराते सब रट गया है। ये देख लो आप लोग सही से मिल गया, बालूचरी मुर्शिदाबाद, ब्रोकेट बनारस। इसका आंसर कर दो। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है अम्लीय डाई, नेप्थॉल डाई, रेडायनिक डाई, सल्फर डाई। क्या होगा आंसर, आप कर रहे हो मैम नेप्थॉल डाई। क्या होगा, नेप्थॉल डाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लें। यहाँ बता दें, चुन्नट तह या नमूना, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कितने आप लोगों को सही हुए। अब इसके बाद मैं हो सकता है जीआईसी का लेकर के आऊंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में जीआईसी जीआईसी चल रहा है, या तो डीएसएसबी का लेकर आऊंगी, लेकिन अभी ऐसे पीवाईक्यू पेपर रिजॉल्व करना। तो आप आंसर कर दो, क्योंकि अभी कुछ करने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अर्धव्यासी संतुलन। ठीक है,
फिलहाल आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।